यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने जाएंगे वो फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। जो पिछले क्लास में हमने जो बताई थी उसमें मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन यूनिट के बारे में बात किया था। उसके बाद जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी के बारे में बात करना है। जिससे कि हमें फॉर्मेलिटी तो कुछ नहीं, जस्ट लाइक मोलरिटी है, जिसमें फॉर्मेलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मूला इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज है। जस्ट हम लोग मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स बता देते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं, वॉल्यूम रिमेनिंग सेम। और इसके बाद जो नॉर्मेलिटी होगा, इस नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। एक्चुअली जब कभी भी हम नॉर्मेलिटी को निकालते हैं तो उसमें हमें इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ती है, और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग वैलेंस फैक्टर से भी कोरिलेट करते हैं। तो इस तरह से किसी भी एसिड के लिए बेसिसिटी टर्म डिफाइन होता है और बेस के लिए एसिडिटी टर्म डिफाइन होता है। तो अगर कोई एसिड का बेसिसिटी हमें पता है या किसी बेस का एसिडिटी पता है तो उसके जो फॉर्मूला यूनिट होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होगा, उसमें इसके बैलेंस फैक्टर से जब डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मेलिटी के बारे में। तो यही है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो डिफाइन करते हैं हम लोग, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिटी। यानी फॉर्मेलिटी उसे कहा जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होता, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वही फॉर्मेलिटी होता है। यानी फॉर्मेलिटी F इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस F इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फार्मूला मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V इन ml। तो ये फार्मूला हुआ जिसे हमें याद रखना होता है, जिससे कि हमें क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिल सके। यानी उसी को हमने नंबर ऑफ मोल्स को ब्रेक किया और उस केस में जो फॉर्मेलिटी होगा वो कैलकुलेट किया जाता। इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पे कि 117 ग्राम ऑफ NaCl इज dissolved in 2 dm cube aqueous solution, find out the normality of solution। तो ये बहुत ही आसान है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के रूप में NaCl है जिसका मास गिवन है 117 ग्राम। इसका जो फॉर्मूला मास निकालेंगे वो सोडियम का प्लस क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है उसे प्लस करेंगे तो वो फॉर्मूला मास निकलेगा। यहाँ पे वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, फॉर्मेलिटी निकल जाएगा। तो जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पे F जो फॉर्मूला यूनिट फॉर्मेलिटी होगा, इस केस में मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ NaCl और V in ml मल्टीप्लाई 1000। तो यहाँ से हम लोग जो गिवन मास है वो 117 है, डिवाइडेड बाय NaCl का जब निकालेंगे फॉर्मूला मास तो 58.5 आएगा, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये 2 dm क्यूब मींस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई 1000। यहाँ से ये 30 से 30 कैंसिल हुआ, 58.5 से 2 टाइम्स हुआ, यानी 2/2 करेंगे, ये 1F होगा। तो इस तरह से यहाँ जो फॉर्मूला आया वो 1 फॉर्मूला यूनिट आया, यानी जो फॉर्मेलिटी आया वो 1F के इक्वल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा वो नॉर्मेलिटी के बारे में डिफाइन करते हैं, जो किसी सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को कहा जाता। और इस नॉर्मेलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसे समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब कभी भी हमें
क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो दो मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक मोलैलिटी मेथड से और दूसरा नॉर्मलिटी मेथड से। तो जहां कहीं भी नॉर्मलिटी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जो भी रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। तो इसी के वजह से हम लोग यहाँ पे जो भी नॉर्मलिटी टर्म होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए हम लोग नॉर्मलिटी को भी पढ़ते हैं और आप चाहो तो मोलैरिटी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मोलैरिटी वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें हमें जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होता है। तो ये नॉर्मलिटी है और इस नॉर्मलिटी को जब डिफाइन करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो इस केस में नॉर्मलिटी को हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि जो भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और जो वॉल्यूम है उन दोनों का रेशियो लेते हैं, तो वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ते हैं। इसको यहाँ से जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, तो जो गिवन वेट होगा उसमें इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है। फिर यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इस इक्विवेलेंट वेट को जब निकालते हैं तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इक्विवेलेंट वेट को देगा। इस केस में हम लोग दो केस आएगा, एसिड के लिए और बेस के लिए। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो जो उस एसिड के लिए, किसी एसिड के लिए बेसिसिटी टर्म डिफाइन होता है जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा या H+ आयन होगा, तो उस केस में हम लोग यही बेसिसिटी ऑफ एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और H+ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसी को हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल, ये बहुत सारा एसिड को हमने कंसीडर किया और इस केस में ये जो एसिड है इसकी बेसिसिटी हमें देखनी है। तो देखना होगा कि HCl है H+ प्लस Cl-, यानी एक ही H+ को ये डोनेट कर रहा है, एक ही इसका हाइड्रोजन H+ आयन रिप्लेसेबल है, देयरफॉर बेसिसिटी ऑफ HCl बिकम्स इक्वल टू 1। तो यहाँ HCl का बेसिसिटी 1 हुआ, HNO3 का भी बेसिसिटी 1 होगा, यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है जो रिप्लेसेबल है, तो इस केस में इसका जो बेसिसिटी होगा वो 2 होगा। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन होता है जो रिप्लेसेबल होता है, जिसका बेसिसिटी यहाँ पे 3 होगा। और ये ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4, यहाँ दोनों हाइड्रोजन इसका रिप्लेसेबल है, देयरफॉर इसका जो बेसिसिटी होगा वो 2 होगा। एसिटिक एसिड का 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए इसका बेसिसिटी 1 होगा। H3PO3, ये फास्फोरस एसिड है जिसका बेसिसिटी यहाँ पे 2 होगा, और जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इसका बेसिसिटी 1 होगा। और यहाँ पे आइए तो ये H3PO3 है, इस H3PO3 का जो बेसिसिटी होगा ये 1 होगा। यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, इसका भी बेसिसिटी 1 होगा। नाइट्रस एसिड, इसका भी बेसिसिटी 1 होगा। H2SO3 का जो बेसिसिटी है ये यहाँ पे 2 होगा। तो इस तरह से जो किसी एसिड का बेसिसिटी होता है वो बेसिसिटी के बारे में हमने बात किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो किसी बेस के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है जिसे हम लोग एसिडिटी पढ़ते हैं। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग इसके एसिडिटी के बारे में, जो किसी न किसी बेस के लिए होता है, और उस केस में जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो H- आयन, या नंबर ऑफ H+ आयन रिक्वायर्ड होगा, वही उस बेस के लिए एसिडिटी होता है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग जो बेस के लिए होता है वो एसिडिटी फैक्टर के बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होगा। ये रहा नॉर्मलिटी के बारे में, जो बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। इससे पहले किसी एसिड के बारे में कुछ एग्जांपल दिया जो उसके बेसिसिटी को बताया। यहाँ पे हम लोग जो बेस होगा उस बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर देखेंगे। तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कैसे डिसाइड करते हैं,
जो भी नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेसेबल हो या H प्लस आयन का एक्सेप्टर हो, उसी को हम लोग एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे बेस है, बेस के रूप में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक ही OH माइनस का डोनर है, इसीलिए इसका एसिडिटी 1 होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 2 होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी 2 होगा, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3 होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 1 होगा, यहाँ पे अमोनिया का भी 1 होगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए भी 1 होगा। जो सोडियम कार्बोनेट है वो इसके लिए भी 1 होगा। ये जो 3 है, इस 3 पे जरा ध्यान देंगे आप कि ये अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट इसका कैसे होता। तो उस केस में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है अमोनिया, ये अमोनिया क्या करता, ये अगर बेस है तो उस केस में ये जब रिएक्शन करता किसी ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया अगर रिएक्शन कर अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये H2O के साथ रिएक्शन किया, तो H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो इस केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यहाँ पे ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया H2O के साथ जब रिएक्शन करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है, मींस कि NH4 प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से एक H प्लस जो है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे अमोनिया का जो ये एसिडिटी होगा वो 1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, इसको अगर HCl एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो उस केस में ये NaCl को बनाएगा प्लस H2O प्लस CO2 को बनाएगा। तो उस केस में भी अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ का एक H प्लस ये एक्सेप्ट कर रहा है और उस केस में ये बनाया, देयरफॉर इसका भी जो एसिडिटी होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट हमारा है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ भी 2 NaCl को बनाएगा यानी 2HCl, और यहाँ 2 H प्लस है जो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पर भी H2O प्लस CO2 इस तरह से ये फॉर्म करेगा, और इस केस में भी इसका जो बेसिसिटी होगा, सॉरी एसिडिटी होगा, ये 2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अमोनिया के लिए 1 हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए 1 हो गया, और सोडियम कार्बोनेट के लिए एसिडिटी यहाँ पे 2 हो गया। तो इस केस में जो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन भी देखेंगे कि जो नॉर्मलिटी है और मोलरिटी इसमें क्या रिलेशन होता है। तो आइए जरा इसमें हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। तो एक टर्म जो यहाँ नॉर्मलिटी होगा, ये नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू मोलरिटी मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर। अगर जब कभी भी हमें मोलरिटी दिया हुआ है, इस मोलरिटी में इसके बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें नॉर्मलिटी मिलेगा, या फिर जब हम मोलरिटी को निकालना है तो नॉर्मलिटी में बैलेंस फैक्टर से अगर डिवाइड करते तो उस केस में हमें मोलरिटी मिलेगा। तो इस केस में अब हमें क्या है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन व्हिच 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जरा देखेंगे कि हम जो नॉर्मलिटी निकालेंगे, इस नॉर्मलिटी को निकालने के लिए ये जो वेट होगा सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई V in ml और ये 1000। तो इस तरह से ये जो नॉर्मलिटी हुआ, इस नॉर्मलिटी को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला भी हो गया कि गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V in ml। इसी पे बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मलिटी हमें निकालना है एक सॉल्यूशन का जिसमें 500 जो ml सॉल्यूशन है वो कंटेन कर रहा है 60 ग्राम ऑफ NaOH। तो यही फॉर्मूले का यूज करेंगे। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू गिवन वेट यहाँ पे कितना है 60 है, इसका जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो जो भी इसका मोलिकुलर मास होगा उसमें उसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करते तो इक्विवेलेंट वेट आता। इस केस में 60/40 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो यहाँ पे ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और यहाँ पे 2 से 2 को
कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर ये इक्वल टू 3n आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, यानी 3 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। इसके बाद फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे इस YouTube चैनल को एक बार जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जल्दी हमें लाइक को बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर चलते रहेगा। फिलहाल मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करता हूँ। आइए देखता हूँ। ठीक है, तो इस नॉर्मेटिव पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। और स्टूडेंट आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 2 3 क्वेश्चंस को रखा हूँ, तो उस केस में अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, तो इसको पहले हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या रिएक्शन है और क्या उसका एसिडिटी बेसिसिटी है, तो इसी के बेसिस पर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इफ इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है NaOH और H3PO4, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उस केस में NaHPO3 प्लस H2O को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, यही आपको निकालना है। तो उस केस में जरा यहाँ देख लीजिए, यही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है और इसमें आप देखेंगे कि ये जो H3PO4 है जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो NaHPO3 को फॉर्म कर लेता है। दैट मीन्स कि इसका जो बेसिसिटी हुआ, इसका जो इसमें से जो हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन इसका निकल चुका है 2H+, देयरफॉर इसका बेसिसिटी 2 होगा। और उस केस में यहाँ पर इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो मॉलिक्यूलर मास 98 आएगा, और इसके लिए इसका जो बैलेंस फैक्टर है ये 2 है। यानी जब भी इक्विवेलेंट वेट को हमें कैलकुलेट करना होता तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट 98 बाय बैलेंस फैक्टर इसका 2, देयरफॉर 49 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन होगा, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कांसेप्ट से हम लोग यहाँ पे निकाले। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सैलिक एसिड इन द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन है, ऑक्सैलिक एसिड है एक्वस, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके और पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट को फॉर्म करता है प्लस H2O को रिलीज करता है। तो हमारा जो ऑक्सैलिक एसिड है ये यही ऑक्सैलिक एसिड है। इस ऑक्सैलिक एसिड से कितना H+ रिलीज कर रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे कि एक ही H+ हटा है, एक ही H+ हुआ है और इसका एक K+ आया है, यानी एक H+ को हटा करके K अपना पोजीशन को गेन किया। देयरफॉर इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा ये बैलेंस फैक्टर 1 होगा। और जब ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास यानी 126/1, तो यही 126 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 12.6 ग्राम ऑफ एन ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को निकालना है, अगर किसी एक को भी आप निकाल लेते तो दूसरे को निकाला जा सकता है। कैसे? नॉर्मेलिटी का सिंपल तरीका है जो हमने बताया, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V इन ml। तो उस केस में जब भी हम इसे अगर नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं तो नॉर्मेलिटी निकाल के हम लोग उसमें अगर बैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर देते तो उस केस में हमें मोलरिटी मिल जाता। तो स्टूडेंट्स इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे और इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन जब भी डाउट क्लास होगा उस डाउट क्लास में मैं जरूर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। इससे पहले एक बार ट्राई अगेन, ठीक है। और स्टूडेंट्स जल्दी से मेरे जो ज्ञानोदय क्लासेस की YouTube चैनल है उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें
और जो हमारा यहाँ पे बेल आइकॉन है इसे एक बार जरूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो ये आप तक पहुंच सके। ओके, तो इसके बाद जो हमारा होगा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम अगले एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे, जिसमें कि हमारा वेपर प्रेशर होगा और उस वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन का होगा, जिसमें कि बहुत सारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर देखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।